हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और मेरे साथ हैं आज सौरभ। तो हम जिमनी का रिव्यू करने वाले हैं। दोनों ने हमने ऑलमोस्ट 20-20 हज़ार चला दी है। इसकी थोड़ी 20 हज़ार से ज़्यादा हो गई है, मेरी 20 हज़ार छूने वाली है। तो पूरा ये ओनरशिप रिव्यू होगा 20 हज़ार का। हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा हम बताएंगे कि हमने बहुत कुछ कवर किया है इसमें। बहुत कुछ मतलब मैं बोलूँ कि जो नॉर्थ इंडियन ज़्यादा कवर कर रहे हैं, लेह लद्दाख और विंटर स्पीति की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सौरभ, कुछ कहना चाहोगे? हाँ, तो इसको अभी ने नॉर्थ इंडिया पूरा देखा है, अभी साउथ इंडिया पूरा देख रही है। तो करंटली हम हैं कुर्ग के पास, कुर्ग और सकलेशपुर के बीच में, गवी बेट्टा पीक पे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं इंटरनेट से। पहला वीडियो है, पहला रिव्यू है, तो हमें एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें इतनी, बट हम कोशिश करेंगे जस्टिफाई करने की। तो पहला है पहला इम्प्रेशन वर्सेस रियलिटी। तो मैं सौरभ को बोलूँगा स्टार्ट करने के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं लूँगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला इम्प्रेशन और रियलिटी। फर्स्ट इम्प्रेशन तो मेरा टेस्ट ड्राइव का था। उससे पहले एक बार जो विजुअली मैंने देखी थी वो ऑट एक्सपो में देखी थी। थोड़ा छोटी तो लगी थी मेरे को गाड़ी उस टाइम पे भी, बट टेस्ट ड्राइव तक थोड़ी और डिटेल्स वगैरह चेक करके, जिमनी की हिस्ट्री थोड़ा चेक करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बना, तो मैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए गया था। टेस्ट ड्राइव में जो इमीडिएट ऑब्जर्वेशन थी वो थी इसकी राइड क्वालिटी है। फॉर इट्स साइज़ राइड क्वालिटी एक्सेप्शनल है। वो हम और डिटेल में बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरी टेस्ट ड्राइव में इसकी राइड क्वालिटी थी, जो कि सिटी पॉट होल्स, ब्रोकन रोड्स, प्लेन रोड्स बहुत ही एक्सेप्शनल है इस साइज़ की गाड़ी के लिए। आई थिंक इससे क्लोजेस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है किसी भी गाड़ी का इस लेवल की राइड क्वालिटी का, आई थिंक वो डस्टर ही है। एंड डस्टर इज़ नोन फॉर इट्स सोफा लाइक राइड क्वालिटी, so Jimny is not too far from that in terms of ride quality over broken roads. मैं अपने फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करूं तो मेरे को काफ़ी टाइम से जिप्सी लेनी थी, बट वो मिल नहीं पा रही थी। काफ़ी सारे रीज़न है इंडियन मार्केट में। जिप्सी अगर आप लेना चाहें तो आप जानोगे बहुत सारे आपको हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जब मेरे को पता चला कि लॉन्च होने वाली है तो मैं तो बहुत ही खुश था। मैंने देखा और जब इसको फर्स्ट टाइम देखा तो काफ़ी खुश हुआ कि इसका साइज़ जो है वो भी काफ़ी एप्ट है और 4x4 के साथ भी आ रही है। पेट्रोल है, एन ए इंजन आ रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा मैं खुश था। और लेने के बाद रियलिटी जो मैंने फेस की, कुछ चैलेंजेस हैं ऑब्वियसली। इट कैन बी योर डे टू डे कार, और ये आपके मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसे सौरभ ने कहा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, वो इंजन और परफॉर्मेंस। तो इंजन की मैं बात करूँ तो इसमें 1.5 K1P आता है, आई थिंक K15P। तो ये लास्ट है हमारे पास उसमें भी था। इनफैक्ट प्रीवियस जन अर्टिगा, उस एक्सल 6 उन सब में भी है वो K15B इंजन। आई थिंक अब जो आता है इन गाड़ियों में वो K15C है। और जिमनी ओनली कार इन मारुति स्टेबल है इस टाइम पे जो K15P के साथ आती है अभी भी। और K15C जो है वो थोड़ा एफिशिएंसी के लिए ट्यून है, K15B थोड़ा पावर की तरफ ट्यून है। चलो कुछ पॉइंटर्स हैं इंजन और परफॉर्मेंस में, उनके बारे में बात करते हुए चलते हैं कि ये जो इंजन है कि अंडर पावर है या एडिक्यूट पावर है इसमें। मैं बोलूँगा कि हाँ, इसमें एडिक्यूट पावर है अगर आप सिटी में करना चाहें इसको यूज़। अगर आप एक्सप्रेस हाईवेज पे जाते हैं जहाँ पर स्पीड लिमिट 120 है तो आपको फील होगा कि हाँ, पावर की कमी है। क्योंकि इसका हैप्पी स्पीड में बोलूँ तो 80 to 100 अच्छे से क्रूज़ कर लेती है, लेकिन उससे ऊपर जाने में आपको लगेगा कि हाँ, पुश करना पड़ रहा है इसको। पावर के एस्पेक्ट में जिमनी एक्चुअली थोड़ी स्प्लिट पर्सनालिटी है। बेसिकली अभी जो दोनों गाड़ियाँ हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं दोनों ऑटोमेटिक हैं, ठीक है। सिंस मोस्ट ऑफ अस आर इन मेट्रो सिटीज़, आई थिंक ऑटोमेटिक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। बट मैंने मैनुअल भी चलाई है ये गाड़ी, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एक कंप्लीट ट्रिप पे चलाई थी आधी क्लास पे। तो मैनुअल में नो डाउट थोड़ा ग्रंट ज़्यादा है, थोड़ा जो इनिशियल रेजिस्टेंस है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में इसका, क्योंकि एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी थोड़ा 90s की एज का है और 4 स्पीड ऑटोमेटिक आता है, बट उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। बट मैनुअल का पिकअप ऑटोमेटिक से बेटर है। बट अगर आप सिटी लिमिट्स में बोलो, ऑटोमेटिक इज़ डिसेंट इनफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये ड्रैग रेस वगैरह के लिए गाड़ी वैसे भी बनी है, ठीक है। बट अगर आप 0 to 40, 0 to 60 जो बेसिकली
मोस्ट रेलेवेंट स्पीड टेस्ट है डेली सिटी के लिए या पिकअप के लिए, उसमें जिमनी डिसेंट परफॉर्म करती है। एंड ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस में अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कंपेयर टू मैनुअल, बट हाँ पिकअप वाइज डिसेंट है। बट हायर बैंड में लाइक 80 to 110 आई थिंक वहाँ थोड़ा ये स्ट्रगल करती है। बाकी इंजन इज़ सफिशिएंटली पावर्ड कि अगर आपके एस्पिरेशंस ऐसे नहीं है कि आपको आर पेट्रोल टाइप्स भगानी है गाड़ी, तो आई थिंक डिसेंट पावर्ड है, ठीक है। और आपको कहीं पे भी कमी फील होएगी नहीं इस बार। इसमें एक और स्पेसिफिक किया गया है पॉइंट, इंक्लाइन और घाट्स में ये पूछ रहे हैं, मतलब मैं बताना चाहूँगा इंक्लाइंस और घाट्स में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि जब भी आप घाट्स में या फिर पहाड़ों में जा रहे होते हैं, आपकी क्रूज स्पीड या जो स्पीड आप एवरेज स्पीड जो अचीव करते हो वो 40-50, मैक्सिमम आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कोई नहीं जाता होगा। कहीं कोई किसी किसी सेक्शन में आप जा सकते हो, लेकिन ओवरऑल इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, और वो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा घाट्स में, इंक्लाइंस में भी। और जैसे सौरभ ने कहा ये दोनों ऑटोमेटिक हैं, तो हम मैनुअल के बारे में नहीं इतना बात करेंगे क्योंकि हम उसको शायद जस्टिस ना कर पाएँ जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम ऑटोमेटिक के बारे में ही बात करेंगे। तो इंक्लाइन और घाट्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है एंड इट्स अ वेरी गुड कार फॉर दो सेक्शंस। क्या इसका गियर बॉक्स स्मूथ है या नहीं? इसका गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है। अगर ऑटोमेटिक में 4 गियर हैं, 5 होते तो शायद थोड़ा और बेटर होता। मेरे पास मारुति की एक्सेल 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी है। कंपेयर टू दैट आई थिंक शिफ्ट्स फील होने या ना होना रिलेटिवली सेम है दोनों गाड़ियों में, ठीक है। हाँ, बट सिंस उसमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक है तो उसकी लिमिटेशन है कि थोड़ा हाई लेवल तक पुल करती है। जहाँ पे कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक अराउंड 2000 आरपीएम पे शिफ्ट कर देता है, ये ऑलमोस्ट 2500-2700 आरपीएम पे जाके शिफ्ट करती है। बट हाँ, गियर शीट आपको दोनों इसमें जिमनी में भी नहीं होते हैं। और एनी कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो आइसिन वाले आते हैं बेसिकली, जो मारुति यूज़ कर रही है या वोक्सवैगन भी यूज़ कर रही है इनफैक्ट, उनमें भी शिफ्ट्स उतने ही फील होते हैं जितने इसमें जिमनी में है, या नहीं फील होते हैं। अगर किसी को बहुत माइन्यूट लेवल डीसीजी लेवल एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेटली फील होंगे, बट इन टॉर्क कन्वर्टर स्पेक्ट्रम उसमें इतना फील नहीं होते हैं इसके शिफ्ट्स। तो ये बात हो गई इंजन और परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसके बारे में बात करना चाहेंगे वो है राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग। राइड क्वालिटी के अंदर कुछ फैक्टर्स और पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जैसे पोथ होल्स, स्पीड ब्रेकर, ब्रोकन विलेज रोड, बॉडी रोल कितना है, लॉन्ग ड्राइव कंफर्ट कैसा है, स्टीयरिंग कैसा फील होता है। तो पहला पॉइंट पोथ होल्स के बारे में बात करूं तो आपको छोटे मोटे पोथ होल्स तो इस पर फील भी नहीं होंगे। सस्पेंशन एंड शॉकर्स इसका काफ़ी वेल ट्यून्ड है, जैसे कि ऑफ रोडर गाड़ी है। मेजरली आई थिंक मैं बोलूँगा कि ऑफ रोडर कार है, बट इट कैन बी यूज्ड इन सिटी ऑल्सो। तो पोथ होल्स आपको छोटे मोटे तो फील भी नहीं होंगे। सिमिलरली गोस फॉर स्पीड ब्रेकर्स, वो भी कोई ज़्यादा फील नहीं होते हैं। और विलेज के ब्रोकन रोड की बात बोलूँ तो अगर आप ऐसे पैचेस में जाएंगे तो यू विल इन्जॉय मोर, और ये बिल्कुल ही स्लाइड और ग्लाइड करती हुई चली जाती है एज इफ़ यू आर रनिंग ऑन और वॉकिंग ऑन वाटर। मेरा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि अगर आप ब्रोकन रोड्स, माउंटेन रोड्स, जहाँ पे कि रोड की क्वालिटी थ्रू आउट द ईयर मेंटेन नहीं रह पाती है ड्यू टू वेदर एंड डिफ़िकल्ट कंडीशंस, जहाँ पे कि आपको प्रॉपर टारमेक रोड मिलने के चांसेस कम हैं, या एटलीस्ट उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेगी लाइक एनी मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली या नियर बाई सिटीज़। जिमनी एक्सेप्शनली परफॉर्म करती है ऐसे पैचेस में। अगर आप बल्कि आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कुछ टाइम में कि यू विल गो विद ऑल द स्पीड ऑन ब्रोकन रोड्स, आपका मन भी नहीं करेगा ब्रेक मारने का। सेम इज़ विद मी। अगर जहाँ पे मैं नॉर्मल कार अपनी लेक्स एक्सेल 6 भी, अगर मैं उसको 30-40 पे चलाता हूँ और एनी पॉट होल्स, जिमनी में इजीली 50-60 पे भी ग्लाइड कर लेता हूँ, कोई फील ही नहीं होता है उसमें, ठीक है। स्टॉक सस्पेंशन पे हम बात करेंगे आगे, बट मेरी आइडिया ये है कि स्टॉक सस्पेंशन काफ़ी कैपेबल हैं इसके। अगर आप अननेसरी लोड नहीं डाल रहे हो गाड़ी के, और आप लाइक मोस्टली सिंगल या डबल या मे बी मैक्सिमम 4 पीपल ही चल रहे हो इसमें, तो स्टॉक सस्पेंशन बहुत कैपेबल हैं। प्लस आप उस राइड क्वालिटी के साथ प्ले ना करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो राइड क्वालिटी जो स्टॉक सस्पेंशन देते हैं उसमें या तो
कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा अगर आप लिफ्ट किट वगैरह डालते हो। तो स्टॉक सस्पेंशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से ट्यून है इसके, और सुजुकी की टीम ने काफ़ी काम करा है इस पर। मे बी मेरे को नहीं पता कितना लास्ट करेंगे और रफ यूसेज एंड ऑल दैट, बट आई थिंक मेरी गाड़ी अभी 27,000 चल चुकी है। देयर इज़ नो साइन ऑफ लीकेज एंड एनीथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक लाइफ वाइज भी गुड हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जिसके बारे में बात करेंगे, क्या इसमें बॉडी रोल है? तो बिल्कुल है। ये गाड़ी लेडर ऑन फ्रेम है, तो हर किसी किसी का भी मतलब कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज होते ही हैं। तो मेरे पास दूसरी गाड़ी क्रेटा है, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो हाँ, इसमें बॉडी रोल है और आपको फील होने लग जाएगा वो अबव 60। आप जितनी शार्प टर्न ज़्यादा स्पीड में लेंगे होगा ही, और ये एक फैक्टर है स्टॉक सस्पेंशन में अभी आई थिंक। तो वो ज़्यादा ट्यून्ड है ऑफ रोडिंग के लिए, तो थोड़े सॉफ्टर साइड पे हैं, ये मैं कहूँगा। अगर किसी को कॉर्नरिंग करनी है ये गाड़ी उसके लिए नहीं बनी है। सिंपल लॉजिक है, गाड़ी ऑफ रोड के लिए बनी है, फन लेने के लिए बनी है। आप ब्रोकन पैचेस पे हो, रिवर बैंक्स के साइड्स में हो, ठीक है, जहाँ पे मड स्लश वगैरह में आपको फ़न करना है, ठीक है। आप इनफैक्ट ये मच मोर कैपेबल कार लगी मुझे बैंगलोर सिटी के लिए rather देन एनी अदर कार, फॉर इट्स साइज़, फॉर इट्स राइड क्वालिटी, सस्पेंशन एंड एवरीथिंग। बट हाँ, बॉडी रोल इसमें अगर आप हाईवेज पे जाते हो और अबाउ 60 आप शार्प टर्न्स लेते हो तो बॉडी रोल डेफिनेटली है, और वो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी लेडर ऑन फ्रेम गाड़ी के साथ है। मे बी महिंद्रा की कुछ कार्स हैं जो अच्छी ट्यून्ड हैं, बट दैट इज़ वॉट जिमनी इज। कॉर्नरिंग के लिए नहीं बनी है गाड़ी। अगर आप उस एक्सपेक्टेशन से जाओगे, इट विल डेफिनेटली नॉट प्लीज यू। बिल्कुल एग्री करूँगा सौरभ के साथ, जैसे उसने कहा कि बैंगलोर के लिए बेस्ट कार है। इनफैक्ट मैंने बैंगलोर शिफ्ट होने में बात ही ली थी और मैं काफ़ी खुश हुआ इसको लेके, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट है और बैंगलोर में ट्रैफिक फेमस है। तो आप इसको नैरो रोड्स और अनवांटेड जगह जहाँ से आप नहीं भी ले जाना चाहोगे अपनी गाड़ी को, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अ, बारिश में पानी भर जाता है ऐसी जगहों पे तो इजीली निकल जाती है, आपको सोचना नहीं है। स्टीयरिंग की बात करूँ तो टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप छोटे या फिर नैरो रोड पे कोशिश करोगे यू टर्न लेने की तो आप एक बारी में नहीं ले पाएंगे। बट इट इज़ जस्ट लाइक आपको यूज टू होने की बात है। एक बारी आप यूज टू हो जाओगे तो फिर आप उसी तरह से एक्ट करने लग जाते हो और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, इन बिगनिंग व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग इट, डेफिनेटली यू विल से दैट you are not happy with the turning radius what it has. डेफिनेटली टर्निंग रेडियस इसका ज़्यादा है। स्टीयरिंग बीइंग हाइड्रोलिक थोड़ा हैवी भी है इसका स्टीयरिंग कंपेयर टू नॉर्मल कार्स। मैंने पास में पुंटो रखी हुई है विच यूज टू कम विद द हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, दो इट इज़ नॉट इवन ए सेम कैटेगरी कार, बट इसका स्टीयरिंग क्लोज टू पुंटो है इन टर्म्स ऑफ हैवीनेस, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि लाइक एनी अदर मॉडर्न डे कार बहुत ही लाइट स्टीयरिंग होएगा, सिंगल फिंगर टर्न्स आप ले सकते हो, वो ऐसा नहीं है इस गाड़ी के साथ, और वो एक वैलिड रीज़न के साथ भी है। वेरी लाइट स्टीयरिंग इज़ नॉट प्रिफर्ड ड्यूरिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, क्योंकि ऑफ रोड्स में क्या होता है, आपका जो व्हील का पुशबैक या व्हील का जो फीडबैक आ रहा होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग आता है कि भी जो लाइट स्टीयरिंग्स होते हैं वो आप उसे हैंडल नहीं कर पाते हो, या बेसिकली आप उसका डायरेक्शन नहीं मेंटेन कर पाते हो, ठीक है। तो स्टीयरिंग डेफिनेटली सिटी यूसेज, टाइट स्ट्रीट्स या ट्रैफिक के लिए थोड़ा कमरसम है, बट टर्निंग रेडियस का कॉन्सेप्ट इशू इसमें जेन्युइनली है। आप इशू कह लो या बेसिकली अगर हम जैसे कुछ टाइम के बाद तो उसमें यूज हो गए हैं, बट अगर आप पास मल्टीपल कार्स हैं और आपकी एक कोई अदर मॉडर्न डे कार है जिसका कि टर्निंग रेडियस बहुत कम है और उसके बाद आप स्विच करते रहते हो बीच बीच में जिमनी के साथ, तो आपको काफ़ी नोटिसेबल हो जाएगा। बट अगर आप कुछ टाइम के लिए जिमनी चला लोगे और कंटिन्यूसली आप उसी चला रहे हो सिर्फ, और रादर देन एनी अदर कार, तो आपको इतना नोटिस नहीं होएगा। आपके वो फिर हैबिट में बन जाएगा कि जैसे आप टाइट यू टर्न भी ले रहे हो, आप थोड़ा बिगर रेडियस लेके चलोगे पहले से ही, कि आप जस्ट यू टर्न के जस्ट राइट में अलाइन करके नहीं चलोगे गाड़ी, थोड़ी सी लेफ्ट लेके फिर आप यू टर्न मारोगे, तो हैबिचुअल हो जाओगे आप उसके। बट अगर आप कंटिन्यूसली स्विच कर रहे हो तो मे बी आपको हैबिट में इतना ना आ पाए। बट हाँ, टर्निंग रेडियस डेफिनेटली इसका ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर मॉडर्न डे का। लॉन्ग ड्राइव कंफर्ट, ओके। लॉन्ग ड्राइव कंफर्ट इसका रियर सीट से स्टार्ट करता हूँ,
क्योंकि मैं हालांकि रियर सीट में बहुत कम ही बैठता हूँ, बट रियर सीट डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड है उसकी, और वो कॉम्प्रोमाइज्ड सस्पेंशन की तरफ से नहीं है। आप काफ़ी हार्ड कोर ऑफ रोडर्स देखोगे वो सस्पेंशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी रियर में कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये रियर में कॉम्प्रोमाइज्ड है प्योर एंड प्योर जस्ट बिकॉज ऑफ द बेंच की ये एक तो विड्थ एंड लेंथ इतनी नहीं है, ठीक है, कि एटलीस्ट ए फुल साइज एडल्ट उसमें इजीली और कंफर्टेबली बैठ पाए, ठीक है। अगर आप उसको कुछ मॉडिफाई करा लेते हो, लेट्स से मैंने इसमें कुछ टेस्ट करे, कुछ विद सम एडिशनल कुशनिंग ऑन द बैक एज वेल एज बेस, ठीक है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। सस्पेंशन की तरफ से कोई चैलेंज नहीं है, वो बेसिकली सीट का ही चैलेंज है। तो कुछ लोगों ने इसमें करा भी है वो मॉडिफिकेशन, जो पूरा प्रॉपर फैमिली कार की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको, कि उन्होंने रियर सीट पूरी एडिशनल पैडिंग बोथ ऑन द बैक रेस्ट एज वेल एज बेस उसमें एडिशनल पैडिंग करवाई है, और ऑलमोस्ट लाइक 1 to 1.5 इंच फोम उसमें ऐड कराई है, लाइक मेमोरी फोम या जो भी हाई डेंसिटी फोम है, उससे कंफर्ट बढ़ गया है डेफिनेटली। तो इट इज़ नो डिफरेंट देन एनी अदर फैमिली कार। बट अगर आप स्टॉक फॉर्म में यूज़ करोगे, रियर सीट डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज है इसकी, ठीक है। अब पॉइंट था हाईवे कंफर्ट या टूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ्रंट सीट डेफिनेटली लाइक एनी अदर कार, रेंज अच्छी खासी है। मैंने 500-600 किलोमीटर, इनफैक्ट आई थिंक मेरा लॉन्गेस्ट रन है सिस्सू से लेके ग्रेटर नोएडा का, वो है क्लोज टू 620 किलोमीटर से सेम डे का करा था हमने, एंड उसी पे शायद इसने बेस्ट माइलेज भी दिया था। माइलेज की पर हम बाद में करेंगे, बट हाँ, अगर 620 किलोमीटर्स की कंफर्टेबल रेंज मिल रही है हमें, दैट टू ड्राइविंग इन फॉग एंड चैलेंजिंग कंडीशंस ऑल्सो, तो आई थिंक गुड इनफ एज है, लाइक एनी अदर कंपेरेबल कार या मॉडर्न डे कार। आई डोंट थिंक 600-700 किलोमीटर से ऊपर वैसे भी बहुत कंफर्टेबल रेंज हमें किसी और कार में भी मिलती है ऑन हाईवेज। नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑफ रोडिंग एंड बैड रोड कैपेबिलिटीज़। तो इसमें कवर करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ रफ रोड्स आई हैव टेकन इट टू, और मेरे को कॉन्फिडेंट फील होती है या नहीं होती है, 4x4 यूसेज इसकी कितनी हुई है और कैसी है। तो ये 3 फैक्टर हैं, और मैं इसको पर्सनली कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज़ मेरे हिसाब से वो सही भी नहीं है किसी को कंपेयर करो, बिकॉज़ मार्केट में काफ़ी ऑफ रोडर्स हैं इंडिया में, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट स्टिल थार है, हाइलेक्स है। हाइलेक्स हालांकि आप 3 चिमनी ले लोगे हाइलेक्स की प्राइस में, ठीक है, वो एक अलग फैक्टर है, और गुरखा है तो ईसुज़ू भी आ जाती है सब। तो बट स्टिल मैं कंपेयर नहीं करूँगा, जो है वो मेरे को काफ़ी पसंद है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, कहाँ कहाँ हम इस गाड़ी को ले जा चुके हैं। हमने जैसे बोला कि ये नॉर्थ काफ़ी घूम चुकी है, अब ये बैंगलोर कर्नाटका का पार्ट घूम रही है, साउथ मेजरली। हमने इससे लेह लद्दाख किया है, जो हमने ज़ांस्कर से किया था, जो हमने किया 2024 में, और ज़ांस्कर रोड तब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी। अभी का लेटेस्ट मेरे को अपडेट मालूम नहीं है, बट उस टाइम पे एनपीडी रोड स्टार्ट नहीं हुई थी, और हमने वाया ज़ांस्कर किया था, और हमने किया था वो सितंबर एंड में किया था 2024 में। उसके अलावा हमने विंटर स्पीति किया है जनवरी 2025 में, और दोनों का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा, और मैं तो बोलूँगा कि मेरे तो पैसे वसूल हो गए उन 2 ट्रिप करके ही, मेरे को ऐसा लगा ये पैसे वसूल है। और डेफिनेटली पहले हमने लेह लद्दाख किया और फिर विंटर स्पीति किया। कॉन्फिडेंस फील हुआ या नहीं हुआ? काफ़ी कॉन्फिडेंट रहा मैं पूरी ड्राइव में, क्योंकि जैसे सौरभ ने पहले बोला कि ऑफ रोड पैचेस पे, और मैंने भी बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगी। आपको फील ही नहीं होगा कि आपको ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए, यू जस्ट नीड टू कीप पुश द पेडल मोर एंड मोर, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जब आप इसको ब्रेक अप्लाई करना चाहो। इनफैक्ट जैसे ही रोड ख़त्म हो जाती है, इट बिकम्स ट्रू एनिमल, आई वुड से, और जितनी भी गाड़ियाँ होंगी सबको आप इजीली ओवरटेक कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप उछलते हुए जा रहे हो, बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठोगे, और अच्छे से इसकी इतनी अच्छे तरीके से सस्पेंशन ट्यून्ड है। 4x4 यूसेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हाँ, डेफिनेटली जब मैंने ये दोनों ट्रिप किए हैं तो इसमें अच्छे से 4x4 यूज़ किया है, और काफ़ी इजी है इसका 4x4 यूज़ करना। हाँ, सबको मालूम होगा कि इसमें एक डिफरेंट लीवर है 4x4 के लिए, यानी गाड़ी न्यूट्रल पे होनी चाहिए होता है। अब 4x4 अच्छे से एंगेज कर पाते हो अगर आप कंपेयर करो तो बाकी में आज 9 बज आता है किसी किसी गाड़ी में, ठीक है, बट एज़ मैंने पहले बोला कि कंपेयर नहीं करना है, ठीक है।
हर किसी गाड़ी के लिमिटेशंस भी होते हैं और कुछ फ़ायदे इस भी होते हैं, तो काफ़ी इजी है इसको स्विच करना 4x4 में। और 4x4 एंगेज करने के बाद इट बिकम्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कार, मैं ये बोलूँगा। टू ड्राइव रेडियस होगा स्पीड। अच्छा, इजी टू ड्राइव। अगर आप वो टर्निंग रेडियस वाला फैक्टर निकालो तो इट इज़ मच इजी टू ड्राइव आई थिंक। मैं अगर बोलूँ तो लाइक आप कोई भी नॉर्मल लाइक इग्निस बलिनो या इस तरह की गाड़ी चला रहे हो उससे कुछ डिफरेंट नहीं है। इनफैक्ट एक एडवांटेज इसका ज़रूर है, सिटी लाइक बैंगलोर, ठीक है, जहाँ पे कि मे बी ओनली पीपल स्टेड इन बैंगलोर और स्टेइंग इन बैंगलोर विल रिलेट टू दिस, बट आपको मोस्टली 2 लेन ही रोड्स मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें आपको जितना फुटप्रिंट एक ऑटो लेता है, ठीक है, कंपैरिजन बहुत वियर्ड है, मे बी कुछ चिमनी ऑनर से हॉर्न हो जाए, बट मैं उस एडवांटेज मानता हूँ और मैं उसका यूज़ ले भी पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो एक्चुअली वैल्यू मैं वैल्यू करता है रादर देन क्या बोलते हैं कि मैं ऑफेंड हो रहा हूँ इस बात से या ऑटो से कंपेयर कर लिया भाई तुमने, तो वो अलग बात है, ठीक है। बट वैल्यू उसका ये है कि आपको कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट के चलते एक प्रॉपर आपको लेन में फाइट नहीं करनी पड़ती है कि आपको एक फुल लेन चाहिए लाइक एनी कार लाइक एक्सयूवी या थार का फुटप्रिंट के जैसी आपको वाइड लेन चाहिए। आप ऑटो जितनी लेन में भी अपनी गाड़ी डालो आप इजीली इसमें सेल कर जाओगे, ठीक है। तो आपको जिन लोगों को भी लगता है कि जिमनी स्लो है, आप इन फैक्टर्स को एक बार एक्चुअल यूसेज में लाओ, आपका टोटल ट्रैवल टाइम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है किसी बिग साइज फुल ब्लोन एसयूवी के कंपैरिजन में। क्योंकि फुल ब्लोन एसयूवी आप लेते हो उसका चैलेंजेस हैं, ये छोटे छोटे चैलेंजेस कि उस गाड़ी का टोटल फुटप्रिंट विड्थ कितनी है, वो एक लेन में कितनी जगह ले रही है, उसका आपके आगे पीछे अगर गाड़ियाँ चल रही हैं इस जैसी और मे बी स्विफ्ट जैसी, उसके कंपैरिजन में आप जो लेन लेने वाले हो एक डेंसली पैक्ड सिटी में और वो गाड़ी जो लेने वाली है या एक जिमनी जैसी गाड़ी जो लेने वाली है जगह, उसका डिफरेंस आता है। और पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो टोटल ट्रैवल टाइम है उसमें कुछ डिफरेंस रह नहीं जाता है फिर दोनों कंपैरिजन में। तो गाड़ी आप गाड़ी के स्पेक से कंपेयर ना करके आप एक्चुअल यूसेज के बेसिस पे कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू दिखेगी उस चीज़ में। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात बोली है। मैं दोबारा से मतलब इस पे एम्फेसिस करूँगा कि इजी टू ड्राइव, ये बहुत ही इजी टू ड्राइव है किसी भी, नॉट जस्ट बैंगलोर बट कोई और भी सिटी जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट साइज़, काफ़ी छोटी है। और ऐसा नहीं है कि इसमें आप 4 लोग आराम से नहीं बैठ सकते या 5 लोग आराम से नहीं बैठ सकते। किसी भी, आज इवन कोई भी 7 सीटर ले लो, और नॉट 7 सीटर, आई वुड से 5 सीटर ले लो, उसमें भी 5 लोग जितने मुश्किल से पीछे बैठते हैं सेम ही इसमें है, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबली बैठना है 5 सीटर बड़ी एसयू में भी, इफ़ आई टॉक अबाउट फॉर्च्यूनर, तो भी आप उसमें कंफर्टेबली 4 लोग ही बैठ पाएंगे। सेम केस इसका है, तो इसमें आपको अंदर ऐसा फील नहीं होगा कि छोटी है कॉम्पैक्ट है तो बैठ नहीं पा रहे हैं। तो बट उसका कॉम्पैक्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप किसी भी ट्रैफिक सिचुएशन से बड़ी इजीली निकल सकते हैं। मॉडर्न डे कार्स तो जितनी भी चाहे 2 व्हील ड्राइव ले लो चाहे 4 व्हील ड्राइव ले लो, सब में इन्होंने आई थिंक रियर सीट थोड़ी ऐसी कर दी है, मतलब जिमनी की कॉम्प्रोमाइज़ है कुछ अलग सेंस में। बाकी आजकल जो मॉडर्न कार्स है उनकी कॉम्प्रोमाइज़ है एक्चुअली वो बकेट सीट की स्टाइल में, कि वो एक्चुअली वो रियर सीट में 2 पैसेंजर्स को तो फुल कंफर्ट देती हैं बट थर्ड वाले को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स एनीवे जिमनी अप्रूव्ड भी 4 पैसेंजर्स के लिए ही है, ठीक है। तो और जो ऐसे भी जो कार्स जिनमें 5 पैसेंजर्स के लिए अप्रूव्ड है उसमें 5th पर्सन तो कॉम्प्रोमाइज़ में ही बैठा है अल्टीमेटली। तो ये बात हो गई इजी टू ड्राइव है या नहीं के बारे में। पार्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट साइज़, इसको छोटे से स्पॉट में भी पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहेंगे, इंटीरियर स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी। सीट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। बूट स्पेस और कैबिन क्वालिटी है इसका नेक्स्ट पॉइंट। बूट स्पेस के बारे में बोलूँ, मुझे पर्सनली बूट स्पेस ऐप्ट लगता है इसमें। अगर आप 4 लोग जा रहे हो, ठीक है, और आपका शॉर्ट वीकेंड है, इनफैक्ट लॉन्ग वीकेंड भी है, तो भी आप अच्छे से सामान, अच्छे से लगेज इसमें आप कैरी कर सकते हैं रियर सीट के पीछे। ऐप्ट स्पेस है, तो अगर आपको बिल्कुल ही पूरा घर लेके चलना है, अगर आप उनमें से आते हैं तो ये नहीं कर पाएगी। बट हाँ, अगर आप 3-4 दिन का ट्रिप पर जा रहे हैं 4 लोग, तो ये इजीली सामान अकोमोडेट कर पाएगी। कैबिन क्वालिटी की बात करूँ तो मेरे को एज सच कोई क्वालिटी में कोई इशू फेस नहीं होता। कंसिडरिंग इट्स अ ऑफ रोड कार, काफ़ी रगेड है, कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं आती है अगर आप ऑफ रोड पैच पे ड्राइव करते हो इसको, क्योंकि
अगर आप किसी भी गाड़ी को ऑफ रोड पैच पे लेके जाओ, भले ही वो ऑफ रोडर हो या ना हो, अगर उसमें से रेटलिंग नॉइस आने लग जाए तो वो आपका एक्सपीरियंस ख़राब करने लग जाती है। बट इसमें मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया मेरा ऑलमोस्ट। भी एक्चुअली यही एक एक्सपीरियंस है बेसिकली। अगर मैं मारुति की भी बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें ना, मारुति की मैक्सिमम गाड़ियों में अगर आप ब्रोकन पैचेस या गड्ढों पे से निकालते हो, रैटलिंग बहुत सीवियर आती है डैशबोर्ड से या मे बी डोर पैनल से, बट रैटलिंग बहुत ज़्यादा आती है। और जिमनियो में सबसे ज़्यादा सरप्राइज इसी बात को लेकर था कि इसमें रैटलिंग बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अगर 2-3 साल भी लोगों ने गाड़ी रखी हुई है और पर हमसे भी ज़्यादा जो ऑफरोडिंग करते हैं, हम तो इतनी ऑफरोडिंग करते भी नहीं है, बट जो हमसे भी ज़्यादा ऑफरोडिंग करते हैं उनकी गाड़ियों में भी ज़ीरो रैटलिंग, ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। टॉपिक माइलेज, रनिंग कॉस्ट। हाँ, जिमनी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। थिंक इसकी तो मैं क्लिप भी डालनी चाहिए, स्पेशली जिमनी को गाली देने वाले लोगों को तो मज़ा आएगा इसमें। माइलेज और फ्यूल टैंक रेंज जिमनी की, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा ब्रेकडाउन करके बताता हूँ, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स प्ले पे हैं इसमें। ठीक है, पहला तो ये है ये अगस्त सितंबर ऑफ 2025 से पहले और उससे बाद का। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इथेनॉल ब्रांडिंग। ठीक है, क्यों है कैसे है वो सबको पता है, बट मैं उसके बस इम्पैक्ट की बात करूँगा हमारी गाड़ी पे क्या हुआ है। ठीक है, अगर मैं उससे पहले की बात करूँ, मैं उससे पहले मोस्टली नोएडा या बेसिकली हिमालयन टूर्स वगैरह के लिए जाता था। ठीक है, तो नोएडा दिल्ली वगैरह में चलती थी, सिटी का यूसेज बोल लो। और अगर आप टूरिंग का बोलो तो मोस्टली लद्दाख, स्पीति, आदि कैलाश और ऊपर हिमालयन रीजन्स में जितनी भी जगह है। ठीक है, 225 अपटेरा टायर डाला हुआ है हमने, दोनों गाड़ी में सेम ही टायर है। ठीक है, और स्टॉक एलॉयज़ हैं एक गाड़ी में, और मैंने भी आफ्टर मार्केट एलॉयज़ डाले हैं, ये ब्लैक वाले जो मैगलाइन डले हैं, बट इनका भी वेट एक्जैक्टली सेम है स्टॉक के जैसा। ठीक है, तो ये तो हो गए वेरिएबल्स जो कि ऑलमोस्ट सेम है दोनों गाड़ी में। बट उस सितंबर 2025 से पहले जो मेरे को सिटी नोएडा जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह में जो माइलेज मिलता था वो अराउंड 11 मिलता था। ठीक है, और ट्रिप्स पे लगा लो आप, अगर आप हाईवेज पे बात करो तो 16.5 ईजिली मिल जाता था ये बीइंग ऑटोमेटिक। ठीक है, और ओवरऑल ट्रिप्स जैसे आप बात करो तो शायद लद्दाख हमारा पूरा जो आई थिंक 2800 किलोमीटर का ट्रिप था, 2800-3000 किलोमीटर का ट्रिप था, उसका हमारा एवरेज था 14.1, लाइक होम टू होम। ठीक है, तो 14.1 एवरेज, जिसमें कि काफ़ी सारा पैच हमने ऑफ रोड में करा था। हमने इंटेंशनली जहाँ रोड बनी भी हुई है उसमें भी हमने पैरेलल, लद्दाख में काफ़ी रीजन ऐसे हैं जहाँ नए पैचेस डल गए हैं, बट उसके पैरेलली एक ऑफ रोड पैच भी चल रहा है, हमने ऑफ रोड पैच यूज़ करा रेदर देन रोड। तो उन सबको कंसिडर करते हुए भी 14.1 का ओवरऑल माइलेज देना आई थिंक डिसेंट है इस साइज़ की गाड़ी के लिए, इस कैपेबिलिटी की गाड़ी के लिए। बट नाउ मूविंग टू करंट सिचुएशन, स्पेशली सितंबर 2025 के बाद, दो मेरा यूसेज अब सिटी चेंज हो गया है और बैंगलोर थोड़ा और ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और रोड्स थोड़े कम क्या बोलते हैं वाइड विड्थ, और प्रॉब्ली अवेलेबिलिटी ऑफ रोड भी थोड़ी कम है, तो ब्रोकन पैचेस भी ज़्यादा हैं। तो अब मेरा जो एवरेज ड्रॉप हो गया है ऑलमोस्ट 8.5 के आसपास विद इन सिटी यूसेज। ठीक है, अब ये सिटी का चेंज मान लो आप, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मान लो, इट्स अप टू यू, बट दैट इज़ माई करंट माइलेज। और ट्रिप्स का माइलेज भी ड्रॉप हुआ है। ट्रिप्स पे जैसे कि अभी हम लोग जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये जितने भी कर्नाटका के आसपास जितने भी आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट्स या बेसिकली माउंटेनियस प्लेसेस मान लो, तो इन पे ओवरऑल ट्रिप माइलेज हमारा ड्रॉप होकर आ गया है 12 to 13 के बीच में। ठीक है, तो ड्रॉप तो डेफिनेटली हुआ ही है। अगर मैं ये भी बोल लूँ कि सिटी का ड्रॉप है बिकॉज ऑफ डेंस ट्रैफिक एंड ऑल दैट, ठीक है, एक्सेप्टेबल। बट अगर हाईवेज़ पे बात करूँ तो हाईवेज़ आर नो लेस और एनी बैड देन द हाईवेज़ ऑन द नॉर्थ, बट स्टिल हाईवेज़ पे भी अगर ड्रॉप हुआ है माइलेज तो डेफिनेटली इथेनॉल का इम्पैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर है। तो जिमनी का करंट माइलेज आप सिटी में मतलब ये मान के चलो कि अगर आपका मॉडरेट सिटी ट्रैफिक है तो वही 10-11 देगी, और हाईवे पे अगर आप चल रहे हो लाइक 80-90 मैक्सिमम 100 तक की रेंज में, तो आपको ये दे देगी आपका माइलेज 14 के आसपास। ठीक है, अगर स्टेट हाईवे चल रहे हो, फिर वो मिक्स करोगे बैलेंस आउट बिटवीन सिटीज़ एंड ऑफ रोड एंड ऑल दैट, ट्यूशन ड्रॉप हो जाए। बट हाँ, अगर प्लेन हाईवे रोड पे चल रहे हो तो 14-15 के आसपास देगी अगर आपने 100 से नीचे नीचे रख रहे हो। बट अगर आपने 100 क्रॉस करा
100 क्रॉस करते ही इसका माइलेज ऑलमोस्ट 2 km पे ड्रॉप हो जाता है फॉर एवरी 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज, कि 100-110 के बीच में 2 किलोमीटर ड्रॉप हो जाएगा, फिर जैसे ही आप 120 के आसपास जाओगे फिर 2 किलोमीटर ड्रॉप हो जाएगा। तो बेसिकली आपका हाईवे माइलेज भी फिर 10 के आसपास ही रहेगा अगर आपको हैबिट है 120 पे चलाने की। बट मुझे नहीं लगता कि जिमनी इतनी स्टेबल है 120 पे चलाने की, या 120 पे चलाने वाला इसका इंजन है। अगर आप इसका स्वीट स्पॉट ही आई थिंक 90-100 के आसपास है, आप उतनी चलाओ आपको इजीली कोटिंग के आसपास होगा आपको स्पीड हॉर्स पे। फ्यूल टैंक रेंज सिटी की तो बहुत कम है क्योंकि इसका टैंक बहुत ही ज़्यादा छोटा है। 33 लीटर्स आता है इसका आई थिंक विदाउट रिजर्व, ठीक है। तो टोटल टैंक कैपेसिटी है इसकी 40 लीटर्स। तो 33 लीटर्स में हार्डली अगर आप 8-9 के फील्ड एवरेज लगाते हो सिटी, प्योर सिटी यूसेज के लिए, ठीक है, और वो भी डेंस सिटी ट्रैफिक के लिए, तो आपको रेंज निकल के आएगी ऑन से 275 to 300, ठीक है। बट अगर आप हाईवे लगाते हो तो हाईवे में आपको इजीली 400 to 420 के बीच में आपको रेंज मिल जाएगी, ठीक है। मे भी ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा, बट 400 to 420 ईजी रहा। ये टैंक रेंज भी आई थिंक प्री इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा थी। 450-470 भी हमने इजीली निकाला है इससे, ठीक है। स्पेशली मनाली दिल्ली वाले ट्रिप्स जो होते थे उनमें इजीली 500 किलोमीटर की रेंज मिल जाती थी। बट हाँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद से वो रेंज भी ऑलमोस्ट आपकी 400 के आसपास मान के चलो हाईवे पे, और सिटी में तो आप वो 300 के आसपास ही मान लो। तो जो माइलेज की बात है डेफिनेटली ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे वेरी करती है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप किस सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बैंगलोर और दिल्ली के कंपेयर को मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दिल्ली में ट्रैफिक होता है बट इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना आप बैंगलोर में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये दिल पे लेने वाली बात नहीं है बैंगलोर वाले लोगों के लिए, बट स्टिल जो सच है वो सच है। और नैरो काफ़ी हैं बैंगलोर में सड़कें, दिल्ली में थोड़ी वाइड हैं कंपैरेटिवली, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आ जाता है कि पर्सन टू पर्सन, तो शायद हम दोनों का भी ड्राइविंग स्टाइल काफ़ी अलग होगा, बट हमने जो एक्सपीरियंस किया है हमारी ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट, नॉट 1-2 पॉइंट बट 0.1, 0.2, 0.3 का डिफरेंस रहता है, वरना आसपास लगभग सेम ही होती है। बट हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है माइलेज काफ़ी। तो एक तो दैट वाले ट्रिप पे 5 का डिफरेंस था। इस कार ने मैं दिया था 14 ओवरऑल, इस कार ने मैं दिया 14, नहीं उल्टा सॉरी, मेरी वाली ने 14 दिया था और इस कार ने 14.1 दिया था। राइट। तो अगर मैं पूरे लद्दाख की बात करूं, जो मेरी गाड़ी ने पूरे 2800 किलोमीटर का ओवरऑल जो माइलेज आया था 14.1 आया था, सौरभ की गाड़ी का 14 आया था। और यहाँ पे हम हाईवे की बात नहीं कर रहे हैं व्हेन वी आर सेइंग लद्दाख, राइट। हमने लद्दाख वो किया था इस बारी क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार लद्दाख किया हुआ था, तो इस बारी हम वो लद्दाख कवर करना चाहते थे जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अगर मैं बात करूं, हमने आफ्टर मनाली ज़ांस्कर से गए थे, जब वो ज़ांस्कर कंस्ट्रक्ट भी नहीं हुआ था, पूरा कंप्लीट भी नहीं था। ज़ांस्कर के बाद हमने नुब्रा टू पैंगोंग किया, वो अगेन ऑफ रोडिंग था, हमने जो ट्रेडिशनल रूट है वो नहीं लिया। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द रिवर, वहाँ से हो गए शोक रिवर के वहाँ से जो पीछे से रास्ता जाता है वो हमने ऑफ रोड किया था। और पैंगोंग टू हानले किया हमने, फिर इसमें उमलिंगला भी कवर है, उमलिंगला भी हम गए थे। इनफैक्ट हमने वो आया ऑफ रोड वाला रास्ता लिया था, नॉर्मल रोड नहीं ली हमने। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे हो जाता है, तो इसने हमें पूरी ओवरऑल रेंज 14 बोलूँगा मैं, 14 दी। इनफैक्ट जो हमने विंटर स्पीति किया, तो विंटर स्पीति में भी हमारी मोर देन आई थिंक 12 आई थी, टू बी स्पेसिफिक मेरे को ज़्यादा याद नहीं, शायद 12.5 या फिर 12.2 शायद यही माइलेज आई थी, इसी के आसपास थी। तो मैं बोलूँगा कि सिटी में, अगर स्पेसिफिकली मैं सिटी की बात करूँ, आज की बात करूँ, मेरे जो टैंक रेंज आती है 300 किलोमीटर, ठीक है, ये एवरेज है। तो हार्डली 8.5-9 सिटी में माइलेज देती है हार्डली, तो ये सिटी की हो गई। अगर मैं हाईवे की बात करूं, अगर आप इसको सही से चलाएंगे मतलब अंडर 100 रखेंगे, तो ये डेफिनेटली अराउंड 14 दे देगी, कंसीडरिंग इथेनॉल भी एक बड़ा फैक्टर है। और हमने टायर भी अपग्रेड किए हुए हैं, ये भी है। शायद जो स्टॉक वाले होंगे उनको ज़्यादा माइलेज मिलता होगा डेफिनेटली। स्टॉप वाली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक दूसरे फ्रेंड ने मेरे जिमनी ओनर, उन्होंने पूरी गाड़ी स्टॉप रखी हुई जिमनी, ठीक है, और उनकी स्टॉक
गाड़ी का एवरेज मेरे से ऑलमोस्ट लाइक 2 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा ही था। ठीक है, स्टॉक टायर्स का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। स्टॉक टायर्स एक्चुअली सिटी में भी माइलेज ज़्यादा देते हैं और हाईवे भी माइलेज देते हैं। डेफिनेटली मैंने भी स्टॉक टायर ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर चलाए हैं और मैं बोलूँगा कि पूरा पूरा 2 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस है। जब तक मेरे स्टॉक टायर थे तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि हाईवेज़ पे 16 से ऊपर जाती थी माइलेज, बट फिर उसके बाद मैंने ओडोमीटर में कभी 16 से ऊपर नहीं देखा है। और ये एक बार नहीं हुआ, जब मैंने 16 देखा तो 1800 किलोमीटर में मेरे जितने भी ट्रिप्स थे वो आउट स्टेशन के ही हुए थे, तो जाती थी, बट अब नहीं जाती है इन वाले टायर्स में। बट ये अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस है। मुझे गाड़ी चाहिए थी जो मेरे को जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराए व्हेन आई गोज़ टू ऑफ रोड प्लेसेस लाइक दिस वेयर वी आर सिटिंग राइट नाउ। ये गवीपेटा है शकलेशपुर में, तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस भी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, विच इज़ सर्विस एक्सपीरियंस। इसमें 3 फैक्टर हैं: कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी, डीलरशिप एटीट्यूड। डीलरशिप एटीट्यूड की बात करें तो ये नेक्सा के अंदर में आती है और मैं 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस भी करा चुका हूँ, तो फ्री सर्विसेज प्लस 1 पेड सर्विस। और इन तीनों इन सर्विसेज में मोर देन आई थिंक अराउंड 3 सर्विसेज हो गई हैं मेरी। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है क्योंकि ये नेक्सा के उसमें आती है, तो एज सच मेरे को कोई चैलेंज नहीं हुआ। हालांकि इसमें कोई इशू भी नहीं आया, बट अगर कोई छोटा मोटा इशू था तो उन्होंने उसको दे एंटरटेन मी इन अ प्रॉपर वे एंड दे रिजॉल्व इट इन अ टाइमली मैनर, तो मेरे को कोई इशू नहीं आया। फ्रीक्वेंसी इसकी काफ़ी नॉर्मल है। कंपनी आई थिंक 1 साल और 6,000 किलोमीटर 10,000 नहीं, हाँ 1 साल 10,000 बोलती है, तो फ्रीक्वेंसी भी ठीक ठाक है आई थिंक, जो आजकल जर्मन कार में मिलती है आपको 1 साल और 10,000 तो। और कॉस्ट की बात करूँ, बीइंग अ मारुति कॉस्ट काफ़ी नॉमिनल है। मैं और आई थिंक उससे क्या होता है कि आपकी पूरी ओनरशिप कॉस्ट ही काफ़ी नॉमिनल हो जाती है इन अ वे, क्योंकि अगर आपकी सर्विस सस्ती हो रही है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, हाँ अगर मैं इसको मतलब वो थोड़ा नॉर्मलाइज कर देती है कि इसका माइलेज कम है, बट फिर भी दूसरी गाड़ी मेरे पास क्रेटा है, जैसा मैंने पहले बोला, उसकी कभी सर्विसिंग कॉस्ट 12-13 हज़ार से नीचे नहीं आती थी। ठीक है, और इसकी मैंने अभी पेड सर्विस कराई है रिसेंट में, और द अमाउंट विच आई पेड इज़ 7,000, राइट। और जो फ्री सर्विसेज थी वो तो फ्री ही थी, इंक्लूडिंग ऑयल चेंज का थोड़ा सा, उसमें ऑयल चेंज का खर्चा था, तो वो 2,000 में हो गई थी। तो मैं बोलूँगा कि कंसिडरिंग द थिंग्स विच दिस कार कैन गिव यू और प्रोवाइड यू, काफ़ी नॉमिनल अमाउंट है। आई थिंक मारुति की या सुजुकी की कह लो आप, जो भी इंजीनियरिंग है या रिलायबिलिटी है, उसका एडवांटेज उस पर जिम्नी को मिलता ही है। ठीक है, उसी के चलते आपके जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह हैं, प्लस जो इन्होंने पार्ट्स की कॉस्ट भी रखी हुई है वो काफ़ी कम है। हाँ, सर्विस सेंटर में मेरा एक चैलेंज ये है कि मारुति के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, आई डोंट नो वाई, कि वो जिम्नी पे इतने हैंड्स ऑन नहीं है या इतने ज़्यादा ट्रेन नहीं है, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जिम्नी की। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जो जिम्नी के बायर्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू जिम्नी के जो टेक्नीशियंस नेक्सा पे हैं या नॉन नेक्सा सर्विस वर्कर्स पे हैं। इस पे मारुति ने बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी हमने, एक तो गाड़ी सेल ही कम हुई है तो हम क्यों ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं स्पेंड करें अपने टेक्नीशियंस पे। उस एस्पेक्ट में तो मारुति का इंटरेस्ट थोड़ा कम ही है इसमें, और प्लस मारुति ने कुछ ज़्यादा एफर्ट डाला भी नहीं है टेक्नीशियंस को ट्रेन करने के लिए, ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैंडल करने के लिए। ठीक है, बट दूसरा साइड ये है कि बीइंग ए सुजुकी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ का चांस भी बहुत कम है इसमें। ठीक है, बहुत रेयरिटी है। लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग में एक वो होते हैं कि 1 in a million काइंड ऑफ अ डिफेक्ट, या 1 in a lakh और 1 in a 1,000 काइंड ऑफ अ डिफेक्ट। ठीक है, तो जिम्नी के केस में वो डिफेक्ट वाला एस्पेक्ट, अपार्ट फ्रॉम जो कुछ नॉन इश्यूज़ हैं उसके प्रोपेलर शाफ्ट वाले और वाइब्रेशन वाले, उसके अलावा इतने ज़्यादा कुछ मेजर इश्यूज़ आते नहीं हैं इसके इंजन या सेंसर्स वगैरह। सेंसर वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम है इस गाड़ी में। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ रिलायबिलिटी का एस्पेक्ट है नहीं। तो मेंटेनेंस के वाइज इसमें बहुत स्टैंडर्ड रूटीन है कि आपको 10,000 किलोमीटर वाली जो प्रॉब्लम बताया। ठीक है, मैं ऑन अ सेफर साइड ये है कि सिंस स्पेयर्स और प्लस जितने भी इनके रॉ मटेरियल डलते हैं इसमें, लाइक इंजन ऑयल एंड ऑल दैट, वो बहुत ही ज़्यादा चीप है कंपेयर टू अदर कार्स। आई थिंक अराउंड 1600-1500 में इसका पूरा ऑयल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऑन ए सेफर साइड, जिनसे ऑफ रोडिंग वगैरह में थोड़ी यूज़ होती है गाड़ी, तो हर 5,000 रुपये चेंज करा लेता हूँ।
बट मारुति का रिकमेंडेड है 10,000 में। तो आई थिंक सर्विस कॉस्ट वाइज इट इज़ वेरी मच डिसेंट, बट टेक्नीशियंस नॉलेज एंड उनका अपस्किलिंग उस पर थोड़ा मारुति को ध्यान देना चाहिए था, और वो अभी भी कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं इसमें, क्योंकि सेल वाइज ऑलरेडी जिमनी काफ़ी डिप हो चुकी है, और पहले भी कुछ इनिशियल टाइम में भी कुछ खास सेल्स रही नहीं थी, तो इन्होंने कभी एफर्ट करा ही नहीं उस साइड में। बट आई थिंक बीइंग ए जिमनी ओनर एटलीस्ट ये एश्योरेंस है कि सडन ब्रेक डाउन या इस तरह के कुछ नहीं आएंगे। जो नोन इशू हैं वो तो हैं ही, वो तो वर्ल्ड वाइड नोन है, बट ऐसा कुछ ब्रेक डाउन नहीं आया कि रिलायबिलिटी वाइज कुछ इश्यूज़ होंगे कि फिर हम सर्विस सेंटर से सर्विस सेंटर घूमते फिरेंगे, ना उन्हें पता है ना हमें पता है कैसे रिजोल्व होंगी। सिंपल मशीन है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है नहीं। तो Pros, what you love about it? अच्छा, लव अबाउट जिमनी आई थिंक अभी तक कुछ लोग तो समझ ही चुके होंगे कि हम तो बहुत ज़्यादा प्रो हैं जिमनी के ठीक है, बट ऐसा नहीं है, सभी कुछ प्रो है। मैं भी कम कॉन्स पे भी आएंगे अगर समराइज़ करना है कॉन्स तो, बट प्रोज वाइज आई थिंक एक तो राइड क्वालिटी, और प्लस मैं ऐसा मानता हूँ कि देखो अगर किसी को ऑफ रोडिंग में घुसना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको एक बहुत ही बड़ा अमाउंट स्पेंड करना पड़े। बेसिकली एक वर्ड है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑफ रोडिंग, ठीक है। तो मेरे लिए जिम्नी वो है कि एक तो इजी एंट्री और नॉट सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इजी एंट्री इनटू ऑफ रोडिंग। और अगर आप ऑफ रोडिंग हार्डकोर भी नहीं कर रहे हो और आपको चाहिए एक मोस्टली ऑल व्हील ड्राइव आती ही नहीं है इंडिया में इस टाइम पे, ठीक है, बहुत ही रेयर ऑप्शन से एक शायद ग्रैंड विटारा या हाईराइडर आती थी, वो भी नहीं बिकी है और उसमें डीलर्स इंटरेस्टेड भी नहीं है बेचने के लिए। बट अगर एक टूरर है और उसको चाहिए कि मैं लास्ट माइल में कहीं जाके फंसूँ ना, और मेरे को मन में ये ना रह जाए कि मैं इसमें आगे आखिर तक नहीं जा पाया था या पूरी पीक में नहीं चढ़ पाया था, ठीक है, उसके लिए अगर आपको कुछ ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको उस सेंस में भी एक ईजी एंट्री चाहिए किसी ऐसी कार में, आई थिंक जिमनी सबसे लोएस्ट रेंज में स्टार्ट होती है, उससे कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो फर्स्ट टाइम ऑफ रोडर के लिए भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन्स वगैरह मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो सिंपल वर्ड्स में मेरा तो मेन टेक अवे इसमें यही है कि अगर आप ऑफ रोडिंग को एक मास मार्केट एक्टिविटी बनाना चाहते हो, लाइक एक एवरी कॉमन मैन इज एबल टू इवन थिंक ऑफ इट, अफोर्ड इट और इवन गेट इन टू इट विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस की, ठीक है, अगर बजट आपका अलाउ करता है, उसके बाद भी बहुत चीज़ें होती हैं कि आप उसे मेंटेन कैसे करोगे, आप उसको रिपेयर कैसे करवाओगे, या उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ेगी। मे बी आपने खरीद तो लिया बट अगर मेंटेनेंस की बॉम्ब है, ठीक है, तो आप कैसे मेंटेन कर पाओगे। तो क्या वो एक्चुअली आपके लिए एक ईजी एक्सेस है ऑफ रोडिंग के लिए, बट वो सब आपको जिमनी में नहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है एंट्री ऑफ रोडिंग वाले एरिया में। तो वो मेरे लिए फिर बड़ा टेक अवे एक्चुअली वही है। बाकी जो कॉन्स हैं वो तो है ही हैं, मे बी हम उसके लिए बात करेंगे आगे प्रॉपर लिस्ट डाउन करके, बट आई थिंक सबसे बड़ा टेक अवे यही है। प्रॉस की बात करूं अगर मैं, तो ये वो कार है जिसको आप सोचोगे नहीं एक बार भी कहीं भी ले जाते हुए, ठीक है, भले ही वो कोई सिटी ड्राइव हो, कोई हाईवे हो, या फिर किसी आपको ऑफ रोडिंग के लिए जाना है। और तीसरा आ जाता है इसकी कॉस्ट। हम दोनों ने अच्छे खासे वैसे डिस्काउंट पे ली है, तो आई थिंक मैं ये बात बोलूँगा कि जो ये वैल्यू ऑफ़र करती है उतने प्राइस में, उतने में आपको इतने फीचर्स के साथ इतनी रगेड, इतनी कैपेबल कार नहीं मिलेगी। सो बिल्कुल, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और क्यों हम इसको वैल्यू फॉर मनी बोल रहे हैं। मेरे को भी ये मैंने सौरभ से बाद में ली थी 3-4 महीने, जब मारुति ने इस पे ऑफ़र निकाला था। शायद अब कोई मारुति ऑफ़र नहीं निकाल रही है, क्योंकि इंडिया से बाहर इसकी अच्छी खासी डिमांड है, वेटिंग चल रही है, और लैक्स में मारुति इसको एक्सपोर्ट कर रही है। आई थिंक इन 2025 दे एक्सपोर्टेड ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड वाइड। तो चलो ठीक है, जो भी है। मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये मेरे को मेरा BS रजिस्ट्रेशन है, और दिस इज़ अल्फ़ा मॉडल, अल्फ़ा ऑटो। तो मेरे को ये 12.5 की पड़ी थी BS रजिस्ट्रेशन के साथ। इतने में कुछ नहीं आता है। तो हाँ, प्रॉस अगेन इसीलिए मैंने कॉस्ट बोला, दैट इज़ प्रॉस फॉर मी, मे बी वो किसी और के लिए नहीं होगा। बट अगेन बीइंग अ मारुति, मैं स्टिल बोलूँगा कि काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है इसकी, और काफ़ी नॉर्मल है इसकी सर्विसिंग या ओनरशिप कॉस्ट। ओनरशिप कॉस्ट में आप इसको इंक्लूडिंग माइलेज, क्योंकि वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है सर्विसिंग के साथ। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्स पे। डेफिनेटली लिस्ट से शायद थोड़ी लंबी भी हो जाए।
आई थिंक मेरे लिए ये पहला कॉन तो ये है जो रियर सीट वाला है, और मैं कॉन इसको हाईलाइट इसलिए भी कर रहा हूँ कि बीइंग ए मैन्युफैक्चरर आप 3 डोर से 5 डोर अगर कोई गाड़ी कन्वर्ट कर रहे हो, आप इतनी R&D कॉस्ट लगा रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो, क्योंकि इंडिया को जिमनी काफ़ी लेट भी मिली है। बाहर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर लोग बेसिकली इसको मोस्टली सोलो यूज़ करते हैं, ठीक है। वो फैमिली कार के लिए इसे यूज़ भी नहीं करते होंगे बिकॉज दे ओन मल्टीपल कार्स, बट इन अपने कंट्री में ये इतना नहीं है, तो आपने इसको क्यों नहीं इम्प्रूव करा। एंड बीइंग ए मारुति सबसे बड़ा कंसेप्ट है, बीइंग ए मारुति आपने ये चीज़ इम्प्रूव नहीं करी, क्योंकि आप एक ऐसे मैनुफैक्चरर हो जो इंडिया के सेंटीमेंट, इंडिया की नीड्स, इंडिया के कुछ ये ज़्यादा सोचते हो, तब भी आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तो वो एक अच्छा साइन नहीं जाता है। प्लस उसमें फिर ये भी क्लियर होता है कि आपकी मैसेजिंग है क्या, आप इंडिया के लिए बनाना चाहते थे गाड़ी, या बिल्कुल आप जस्ट इंडिया में रिलीज़ करना चाहते थे और इंडिया में टेस्ट करना चाहते थे और रिलीज़ आपको कहीं और ही करनी दिएगा। रियर सीट वाला ही एक मेरा कौन। बाकी अगर मैं वैसे देखूँ, आई थिंक थोड़ा इंजन में पावर वाइज है, ठीक है। ऑल्दो आप यूज टू हो जाओगे, आप उसकी और कैपेबिलिटीज़ के यूज टू हो जाओगे, तो आपके लिए वो खुद आप सही प्रोडक्ट में बाकी एरियाज में अगर वो एक्सेल कर रहा है, तो आपका अब उसका कुछ एक वीक पॉइंट ओवरलुक कर सकते हो, ठीक है। बट मे बी मेरे लिए वो इतना बड़ा पॉइंट ना हो, बट एटलीस्ट जो इंजन और पावर है थोड़ी अगर इम्प्रूव हो सकती थी, या आप इसमें 1.3 DDIS भी ऑफर कर सकते थे किसी तरह से, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता। देखो कॉन्स एक थोड़े इससे भी डिसाइड होते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, या आप जनरली मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझ रहे हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बस एक रियर सिटी मेरे लिए सबसे बड़ा कौन है। बाकी तो मेरे को सब कुछ चीज़ का ये था कि क्या ये ऑफ़र कर सकती है, क्या नहीं ऑफ़र कर सकती है। अगर आप एक्सपेक्टेशन से जाओगे तो आपके लिए सब कुछ कौन में जाएगा, बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन लाइन है और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट पे करते हो, तो मे भी शायद इतने सारे कॉन्स ना निकल गए हैं। मेरे लिए तो रियर सिटी एक सबसे बड़ा कौन है। अगर मुझे कौन की बात करनी है तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी कुछ कॉन्स हैं ही, जैसे कि पावर, सौरभ ने सही बोला। सिटी वाइज मेरे को सही फील होती है, ठीक है, कोई आपको सिटी में कितनी ही पावर चाहिए, और ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी काफ़ी लो एंड टॉर्क है इसमें। व्हेन यू शिफ्ट इट टू 4 लो, तो हमने काफ़ी पागलतियाँ करी हैं इससे अपने लेह लद्दाख वाले ट्रिप में, और ये मच कैपेबल है 4 लो में। हाईवे ड्राइव करनी होती है तो अगर ये इजीली इसका इंजन कैपेबल होता है इजीली पुश करने के, या फिर वो हैप्पी स्पीड होती, एक टोक्यो ने इसको ऐसा नहीं है कि ये पुश नहीं कर सकती, इट कैन गो अप टू, हमने आई थिंक मैंने जो इसकी टॉप स्पीड अभी तक चेक करी है शायद एक बार 140 की है। सौरभ का मेरे को पता नहीं, मैंने एक्चुअली हाई स्पीड तो चेक नहीं करी। मेरे लिए जो मैटर करता है वो क्रूजिंग स्पीड मैटर करता है एक्चुअली, सिंस मैं मोर ऑफ टूरिंग साइड इंक्लाइन हूँ। तो क्रूजिंग स्पीड जो है ना इसकी मैंने जैसे पहले बोला, इसकी क्रूजिंग स्पीड या कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड वही 90 और 100 के बीच में है, ठीक है। वेराज अगर यहीं पे ही मैं क्या बोलते हैं कि इसमें DDIS इंजन डाल देता, जो पहले स्विफ्ट अगर अपना जो नेशनल इंजन भी बोलते हैं हम लोग जिसको, अगर वो किसी तरह ये लोग कर पाते कि BS6 नॉर्म्स को कंप्लाई कर देते उस इंजन को, या हो पाता, या वही इंजन हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, तो आई थिंक वो ईजिली 110-120 की क्रूजिंग स्पीड अचीव कर पाता। और ऐसा नहीं है कि वो कोई इलीगल स्पीड है। इनफैक्ट आज की डेट में हमारे पास काफ़ी सारे हाईवेज हैं जिस पे 100 इज़ प्रीटी मच द नॉर्म, इवन अप्रूव्ड। हाँ 120 भी है काफ़ी हाईवेज पे, नॉर्थ साइड में अपने पास काफ़ी हाईवेज ऐसे हैं जिस पे 120 भी अप्रूव्ड ये लीगल स्पीड है। तो उतनी क्रूजिंग स्पीड अगर करनी है किसी को तो उसके लिए थोड़ी ये अंडरपावर्ड है, ठीक है। बट हाँ जैसे राहुल ने कहा कि अगर आप इसमें पर 4L लगा देते हो स्पेशली ट्रिकी कंडीशंस में, फिर आपको बिल्कुल भी पावर की कमी फील नहीं होगी। फिर तो ये आप बेसिकली आप इसके साथ वो भी कर सकते हो, आप 4L में डाल के वो क्रॉल करती रहेगी, आप साइड में वॉक कर लो इसके साथ में। बिल्कुल। अगर इसकी क्रूजिंग स्पीड 120 होती, 120 भी नहीं, हैप्पी स्पीड 110 भी होती तो भी काफ़ी अच्छा हो जाता, बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम लाइक वन सिटी टू अनदर, राइट, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस कंट्री, क्रॉस city, when you do such trips, right, you majorly travel or drive on highways or expressways, तो वहाँ पर कम फील होती है, ठीक है। एक पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा कौन मेरे लिए मैं बोलूँगा टर्निंग रेडियस। हाँ वो टर्निंग रेडियस ट्रिकी है काफ़ी, बिकॉज बैंगलोर में वो ज़्यादा काफ़ी फील होता है क्योंकि नैरो रोड्स हैं, तो वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अब मे बी इसका स्टेयरिंग ऑफ रोडिंग के हिसाब से इन्होंने किया हुआ है शायद, उसलिए हाइड्रोलिक है उसलिए,
तो बट मेरे लिए वो थोड़ा सा है। और तीसरा पॉइंट, यस आई एग्री विद सौरभ एज वेल, कि जो इसका रियर सीट है वो थोड़ी और कंफर्टेबल हो सकती थी। तो मेरे लिए ये 3 कौन है इसके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओनरशिप इमोशंस। सो ओनरशिप इमोशंस, क्या मैं खुश हूँ इतने टाइम में? ऑलमोस्ट मेरे को मार्च में 2 साल हो जाएंगे इसको ले हुए। तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी विद माई परचेज। एंड मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। इफ़ आई वुड हैव अ अपॉर्चुनिटी टू गो इन पास्ट एंड बाय और थिंक अबाउट माई डिसीजन, डेफिनेटली आई विल बाय दिस अगेन एंड अगेन। क्योंकि मैंने काफ़ी इससे मेमोरीज़ बनाई हैं। लेह लद्दाख मैंने किया है, टोटली अनएक्सप्लोर्ड लेह लद्दाख। विंटर स्पीति मैंने किया है। वी आर एक्सप्लोरिंग साउथ, डाउन साउथ एज वेल। तो डेफिनेटली इवन ऑन हाईवेज एज वेल, जब भी मेरे को किसी को ओवरटेक करना होता है तो मैं पेडल थोड़ा ज़्यादा प्रेस करता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी पावर नहीं है, तो आपको यू नीड टू प्रेस इट लिटिल हार्डर। एंड द मोमेंट इट डाउन शिफ्ट, तो जो NA इसका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो साउंड प्रोड्यूस करता है, डेफिनेटली दैट ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस, एटलीस्ट मेरे, और आई एम श्योर सौरभ भी इस बात से एग्री करेगा। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ अपनी परचेज से। ओके, सो आई थिंक मेरे लिए, मेरे पास XL6 भी है और करंटली मेरे पास एक i10 भी है, स्पेशली फॉर सिटी ड्राइव एंड ऑल दैट। बट मुझे कभी भी वो गाड़ी पिक करने का मन करता नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहे सिटी में चला रहा हूँ, कहीं भी चला रहा हूँ, जब हमने बात करी इमोशन की, तो मेरा जिमनी लेने के बाद इमोशन ये चेंज हो गया है। एक कॉन्सेप्ट है, जापानीज़ फिलॉसफी है, मिनिमलिज्म, ठीक है। दे स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। मुझे इस गाड़ी ने ये सिखाया है, और प्लस मैं काफ़ी अप्रिशिएट करने लग गया हूँ उसको। 10 इंच, 12 इंच, 8 इंच स्क्रीन, ये सब इतना मैटर नहीं करता है। मल्टीपल टच स्क्रीन्स एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, इतना मैटर नहीं करता है। स्पेशली जिमनी के साथ मुझे बस ये फील होता है कि आई एम फुल्ली कनेक्टेड टू दिस कार, ठीक है। मेरे पास लास्ट कार ऐसी एक पुंटो थी, ठीक है। उसके बाद मैंने 3-4 गाड़ियाँ और चेंज करी हैं, बट मैं हर गाड़ी से उतना कनेक्ट नहीं कर पाया था जैसे मैं पुंटो के साथ था। और उसके बाद अगर मैं किसी गाड़ी से कनेक्ट कर पाया हूँ तो वो जिमनी है। मुझे चाहे सिटी में जाना है, इवन इफ इट्स कॉस्टिंग मी अ लॉट बिकॉज ऑफ द माइलेज एंड ऑल दैट, ठीक है, मेरा मन नहीं करता किसी और गाड़ी को पिक करने का। सिमिलरली अगर मैं हाईवे पे भी जा रहा हूँ, ना इसमें टच स्क्रीन हैं इतने सारे, ना इसमें कोई बहुत ही क्या बोलते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स है ना, वो सब उस तरह के फीचर्स हैं। फीचर्स वगैरह भी कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही रॉ गाड़ी है, बट स्टिल जो मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है ना इसमें, उसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करने लग गया हूँ। कि बेसिकली नॉट जस्ट गाड़ी, आई थिंक वो आपको और भी लाइफ के एस्पेक्ट्स में सिखाता है कि हाउ यू कैन गेट कनेक्टेड टू वन थिंग एंड स्टिल एन्जॉय इट, इवन इफ इट डज नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स और ब्लिंग एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिमनी का वही है कि इस बहुत ही क्रूड फॉर्म में होने के बाद भी बार बार मेरा मन करता है कि मैं जिमनी को चलाऊं, ठीक है। और बिना किसी रीज़न के ड्राइव पे लेकर निकल जाओ, ठीक है। चाहे आप स्लो स्पीड पे चलोगे, ठीक है, चाहे आप 40, 50, 60 की स्पीड पे चलोगे, बट स्टिल मैं उस स्पीड को एंजॉय करने लग गया हूँ। और प्रॉब्ली आई थिंक वो स्पीड वाइज भी गुड ही है, ठीक है। मैं अगर बताऊँ तो मेरी एवरेज स्पीड जो है पहले की, लाइक आज से 5-10 साल पहले जिस पे मैं चलाता था, वो कंपेयर टू आज जो मैं चला रहा हूँ, वो डेफिनेटली मैं खुद ही अपने आप से ही कम पे चलाता हूँ। अगर जितनी सपोर्ट भी कर सकती है लाइक 110, तो भी मेरा मन नहीं करता है। जो मज़ा है इस कार को स्लो चलाने में है ना, वो मज़ा इस कार को फास्ट चलाने में नहीं है। तो वही चीज़ ये क्या बोलते हैं, इसमें अलग चीज़ भी है इसमें कि बेसिकली आप एंजॉय करना शुरू कर देते हो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत बड़ा लाइफ लेसन भी है ये, ठीक है। और यही है, मैं इस कार को आई थिंक लाइफ लॉन्ग रखना चाहूँगा अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कुछ स्पेशल नए तरह के स्टंट्स ना ट्राई करने चाहे। Who should buy this car? Who should buy this car? Somebody who wants freedom, somebody who wants to not really stop at anything, and somebody who's not too fascinated or hooked to things like bling, glamour and all that, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल, सॉर्टेड, रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें पसंद हैं, क्लियरली ये विनर कि आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन, एक तो ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे अगर आपको ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं एक साथ, ठीक है। किसी में कुछ ऊपर है, किसी में कुछ ऊपर है, बट सब कुछ एक साथ करने के लिए आपको ये नहीं मिलेंगे।
ठीक है। सेकेंडली, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी कार सबसे फास्टेस्ट हो रोड पे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता भाई आपके साइड से 10 लोग निकल के जा रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी स्पेस में एंजॉय कर सकते हो, अपनी लेन में एंजॉय कर सकते हो, आप अपने गाड़ी के अंदर बैठ के अपने म्यूज़िक अपनी गाड़ी को एंजॉय कर सकते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या सोचने हैं। गो एड एंड बाय इट, ओके। तो मैं सिंपल बता दूं आपको, मैंने ऑलमोस्ट 8-9 महीने लगाए थे इस गाड़ी को कि मुझे एक्चुअली इस गाड़ी की नीड है या नहीं, ये सोचते हुए मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि फ्रॉम लुक्स एंड ऑल ऑफ इट, जितनी भी मैंने ड्राइव करी थी फ्रेंड्स की गाड़ियों की, टेस्ट ड्राइव कार्स की, मैंने इनफैक्ट 8-10 बार गाड़ी चलाई थी लेने से पहले उन महीनों में। क्योंकि एक होता है नीड वर्सेस वांट वाला फंडा, ठीक है। बट मैंने काफ़ी टाइम तक सोचा और उसके बाद जो इन पॉइंट्स का भी मैंने जिक्र करा कि क्या बोलते हैं किस रीज़न से आपको लेनी चाहिए, किस रीज़न से नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बट काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगा कि यार अगर मेरे ये सब क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए, ठीक है। बट जो रीज़न्स पहले स्ट्रांगली बोलेंगे कि किन रीज़न से आपको नहीं लेनी चाहिए, वो भी आप फोकस करो। अगर आपका उसमें से कुछ एक भी पॉइंट है आप मत लो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप ले लोगे, मीन्स इफ डिप्रिसिएशन और दैट इज नॉट मैटर टू यू, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आपको लगता है कि डिप्रिसिएशन हिट होती है, बिकॉज कार अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल डिसीजन भी है, मैं मानता हूँ कि एक हार्ड डिसीजन भी है, बट अल्टीमेटली उसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है। तो अगर आप को कुछ भी एस्पेक्ट ऐसा लगता है, जब हमने भी कवर करा है कि जिस रीज़न से आपको नहीं लेनी चाहिए कार, अगर आपको एक भी रीज़न ऐसा क्लिक करता है और आपको लगता है कि आपको लाइफ लॉन्ग वो हैप्पी नहीं रख पाएगा इस कार के साथ, आप मत लो। क्योंकि आपको फिर एक वो बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि आप इस कार को इमीडिएटली 6 मंथ्स इन ईयर आप निभाना चाहोगे। डिप्रिसिएशन ज़्यादा है इस कार में बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीज़न। बट अगर आपको ऐसा है तो आप वो इस टाइम ना ही लो तो बेटर है, क्योंकि फिर आपको डिप्रिसिएशन रेट भी जकड़ी होगी। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि क्या बोलते हैं वो फ्रीडम ये कार आपको दे सकती है, या वो एटलीस्ट वो एंट्री आपको दे सकती है 4 व्हील ड्राइव सर्किट में या ऑफ रोडिंग में, तो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। बहुत ही सही सवाल है, किसको लेनी चाहिए या किसको नहीं, बिकॉज जिमनी हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। आप उनमें से भी हो सकते हो जो इसको एंजॉय ना करो, आप उसमें से भी हो सकते हो जो इसको एंजॉय करो। अगर आप उसको उनमें से हो जो इसको एंजॉय करोगे तो आप इससे फिर कोई लिमिट नहीं है, आप इसको हद तक एंजॉय करो, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं मतलब पूरा रिकॉर्ड किया है तो आप समझ ही गए होगे, मतलब इसमें एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस या प्रोस हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें कि इसमें कम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आज की डेट में आपको गाड़ी नहीं ऑलमोस्ट कंप्यूटर मिल रहा है, ठीक है। तो वो इसमें नहीं है, जो मेरे लिए काफ़ी सही है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है कि स्टिल इसमें हार्ड बटन्स है, जो कि मैं एंजॉय करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी होने चाहिए, ठीक है। सब कुछ इलेक्ट्रिकली इतना एडवांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उनमें से हो जिसको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल्स पसंद है, इसमें हैं सारे, लेकिन उतने नहीं हैं जो बाकी गाड़ियां दे रही हैं, तो आप ये मत लेना, ठीक है। आप उनमें से हो जो पॉइंट ए टू बी काफ़ी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो आप मत लेना इसे, क्योंकि ये वो गाड़ी नहीं है, ठीक है। हाईवेज पे स्लो है, फिर आप शायद फील करोगे कि आपको इसके साथ बियर करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये उनमें से नहीं है। अगर आप फास्ट गाड़ी चाहते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ कार्स इन द मार्केट, यू कैन गो एंड बाय दैट। बट हाँ, अगर आप किसी को ड्राइव एंजॉय करना पसंद है, ये गाड़ी उसके लिए है। बीइंग इसका स्टेयरिंग थोड़ा हाइड्रोलिक है, थोड़ा नहीं पूरा ही हाइड्रोलिक है, तो आपको कनेक्टेड हो आप, हाँ कनेक्टेड रहते हो, आपको एयरपोर्ट्स भी ज़्यादा देने पड़ते हैं और कनेक्टेड भी रहना पड़ता है, तो ये गाड़ी उसके लिए है, ठीक है। अगेन इतने पैसों में मुझे लगता है कि इससे बेटर पैकेज नहीं है। अगर आपको ऑफ रोडिंग इंक्लूड करनी है अपनी डे टू डे लाइफ में, अगर आपको नहीं करनी डेफिनेटली, फिर तो बहुत सारे पैकेज मिल जाएंगे आपको। आप एन नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बोला। ओ हाँ, चिमनी सबके लिए नहीं, लेकिन जिसके लिए है वो उसको थोरोली इंजॉय करेगा। एंड ऑब्वियसली जैसा सौरभ ने बोला, इसको शायद लाइफ टाइम रखना भी चाहेगा। तो क्लोज करते हैं वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।